अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 27 का एक और टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट आर द प्रेडिक्शंस फॉर द फ्यूचर। के क्लाइमेट चेंज के हिसाब से क्लाइमेट मॉडल की बेस पे क्या फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शंस की गई हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। और इससे पहले हम जो है वो हाउ वेल वी प्रिडिक्ट पास्ट क्लाइमेट ये हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। उसके अलावा हाउ वेल वी सिमुलेट प्रेजेंट क्लाइमेट ये भी हम इसमें पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का। और जनरल सर्कुलेशन मॉडल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आज जो है हमने करना है कि व्हाट आर द प्रेडिक्शंस फॉर द फ्यूचर, कि अब फ्यूचर के बारे में क्या बताता है, फ्यूचर के बारे में क्या प्रेडिक्ट करते हैं क्लाइमेट मॉडल्स। ठीक है। और उसके अलावा के फ्यूचर में और कौन कौन सी इसमें डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, कौन कौन सी बेहतरियां आ सकती हैं, वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वही बात के क्लाइमेट मॉडल का देख लेते हैं कि होते क्या हैं। क्लाइमेट मॉडल जो है वो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम को सिमुलेट करने के लिए यूज होते हैं। मतलब कि अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम को, ताकि हम उसको समझ सकें, तो उसको सिमुलेट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, वैसा ही हमें एक सिस्टम बना कर दिखाते हैं। तो इनके थ्रू जो है हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पास्ट में क्लाइमेट कैसा था, प्रेजेंट क्लाइमेट के बारे में भी पढ़ सकते हैं, और इससे हम जो है वो फ्यूचर में क्या क्लाइमेट चेंज आ सकता है, क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, वो भी इसके थ्रू हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि फ्यूचर के लिए क्या क्या प्रेडिक्शंस हैं क्लाइमेट मॉडल के हिसाब से। अच्छा, अब ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं ये किस बेस पे होती हैं, क्लाइमेट मॉडल किस बेस पे प्रेडिक्शंस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है द करंट स्टेट ऑफ क्लाइमेट सिस्टम, कि क्लाइमेट सिस्टम जिस टाइम पे हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं उस टाइम पे किस तरह का क्लाइमेट सिस्टम है। दूसरी चीज आ जाती है ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट, कि कितनी जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस की कंसेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर के अंदर। प्रोजेक्टेड अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, के फ्यूचर में कितनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है, इनकी कितनी ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट हो सकती है। और सेंसिटिविटी ऑफ क्लाइमेट सिस्टम टू चेंजेस इन ग्रीन हाउस गैसेस, से ग्रीन हाउस गैसेस के चेंज होने से क्लाइमेट सिस्टम पे क्या असर पड़ता है, कितना सेंसिटिव है। इन चार चीज़ों के ऊपर जो है वो, इन चार चीज़ों की बेस पे जो है वो प्रिडिक्शन की जाती है। हमें पता है कि मेन जो क्लाइमेट के अंदर चेंज आ रहा है वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से आ रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि व्हाट आर द प्रेडिक्शंस फॉर द फ्यूचर। बुक में जो लिखा हुआ है, बुक का जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से मैं अब बताने लगी हूँ। ठीक है, तो क्या क्या प्रेडिक्शंस की गई हैं फ्यूचर के बारे में। सबसे पहले आ जाता है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, के जितने भी इमिशन सिनेरियोज हैं उनसे क्या पता चलता है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशंस जो हैं वो आने वाले सालों में, आने वाले कई सालों में जो है ये इंक्रीज ही होंगी। इसके इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि अर्थ का जो है वो टेम्परेचर वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये ज्यादा कहाँ होगी, ज्यादा लैंड पे होगी सी की निस्बत। और उसके अलावा कुछ रीजन्स जैसे कि पर्टिकुलरली साउदर्न और नॉर्थ अटलांटिक के जो डीप ओशंस है वहां पर थोड़ी स्लो वार्मिंग होगी, जबकि जो हाई नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स हैं वहां पर ज्यादा वार्मिंग होगी विंटर में। ठीक है, फिर आ जाता है इम्पैक्ट ऑन स्नो एंड आइस। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जाहिर सी बात है जो स्नो कवर और सी आइस एक्सटेंड्स हैं, आइस वगैरह है वो डिक्रीज होंगी, उसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा मेल्ट होगी। और आगे हम जानते हैं कि इनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कि फ्लड्स आएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी क्लाइमेट चेंज के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे इसकी वजह से होंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हम सिर्फ प्रिडिक्शंस की बात करें, इसलिए हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है चेंजेस इन ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। अच्छा, ओवरऑल जो है वो एयर का जो मॉइस्चर है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, और इसकी वजह से स्पेशली जो हाई नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स और मिड लैटिट्यूड्स हैं विंटर में वहां पर प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगी, मतलब रेनफॉल ज्यादा होगा। नॉर्थ लैटिट्यूड जो है ये वो रीजन्स हैं जो कि नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पे हैं, और मिड लैटिट्यूड्स वो रीजन्स हैं जो कि ट्रॉपिक्स और जो पोलर रीजन है उसके दरमियान में है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगी। उसके अलावा जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन्स में जो प्रेसिपिटेशन है वो कम हो सकती है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल ट्रॉपिक्स में जो है वो रेनफॉल इंक्रीज होगा। ठीक है, बट इसमें रीजनल वेरिएशंस हो सकती हैं। रीजनल वेरिएशंस का मतलब क्या है कि कुछ पार्ट्स ऑफ जो ट्रॉपिक्स हैं वहां पर क्या होगा, वहां पर हैवी रेनफॉल होगा। ठीक है, वहां पर रेनफॉल ज्यादा होगा, जबकि जो कुछ पार्ट्स हैं वहां पर डिक्रीज इन रेनफॉल होगा। ठीक है, जैसे भी हमने यहाँ पर सब ट्रॉपिकल रीजन की बात की। अच्छा, उसके बाद आ जाता है रेनफॉल इंटेंसिटी, के रेनफॉल की जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। ठीक है, और
अच्छा, फिर आ जाता है वेरिएबिलिटी अनसर्टेनिटी। अच्छा, ये पॉइंट बताने से पहले थोड़ा सा हम पहले समझते हैं, फिर उसके बाद हमें ये पॉइंट समझ आएगा कि मॉडल्स जो हैं वो ये हमें बताते हैं कि किस तरह से क्लाइमेट में जो वेरिएबिलिटी है क्या कहते हैं, ये जो इसके अंदर चेंजिंग्स आती हैं वो इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। बट ये प्रिडिक्शंस इतनी ज़्यादा सर्टेन नहीं होती, इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर अनसर्टेनिटीज होती हैं, ठीक है। अगर हम वैसे ग्लोबल टेम्परेचर की जो प्रिडिक्शंस वगैरह होती हैं उसकी निस्बत ये जो प्रिडिक्शंस हैं ये अनसर्टेन होती हैं। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह हम पहले जब हमने पास्ट वाला पढ़ा था उसके अंदर भी मैंने आपको इसकी वजह बताई थी कि ये जो है ना ये जो वेरिएबिलिटीज होती हैं ये इन पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि जिनको मॉडल करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि ओशन करंट्स वगैरह, ठीक है। वो मॉडल्स में हम नहीं पढ़ सकते इजीली। तो उसकी वजह से फिर क्या है, उसकी वजह से जो ये वाली प्रेडिक्शंस होती है ना इसमें क्या होती है, इसमें अनसर्टेनिटी होती है, इतनी यकीनी तौर पर नहीं बता सकते। तो इसीलिए प्रिडिक्शन रिगार्डिंग चेंजेस इन क्लाइमेट वेरिएबिलिटी सच एज द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ फिनोमेना लाइक एनसो और नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशंस आर लेस सर्टन। मैंने आपको वजह बता दी कि क्यों ये क्लाइमेट वेरिएबिलिटी में जो चेंजेस हैं जैसे कि एनसो और नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन क्यों इसकी जो है वो अनसर्टन होती है, वो मैंने आपको इसकी रीजन बता दी है। बाकी ये एनसो और नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशंस क्या होती हैं इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये दोनों क्या हैं, ये क्लाइमेटिक पैटर्न्स हैं, ठीक है। एनसो के अंदर क्या था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसमें अल्टरनेटिंग फेजेस होती हैं, वार्म और कोल्ड, सी सरफेस टेम्परेचर की जिसको एल नीनो और ला नीनो कहते हैं, और NAO जिसे हम नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशंस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अल्टरनेटिंग फेजेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक वेस्टर्ली विंड्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद है थर्मोहलाइन सर्कुलेशन। थर्मोहलाइन सर्कुलेशन की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो मैंने हाईलाइट की हुई है, इसको शॉर्ट करके लिखा हुआ है थर्मोहलाइन सर्कुलेशन को। इट इज अ सिस्टम ऑफ ओशन करंट्स दैट ट्रांसपोर्ट वार्म वाटर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू नॉर्थ अटलांटिक। ट्रॉपिक्स से नॉर्थ अटलांटिक की तरफ जो ओशन करंट्स वार्म वाटर को ट्रांसपोर्ट करती हैं उसे हम थर्मोहलाइन सर्कुलेशंस कहते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट इस बारे में श्योर नहीं है कि थर्मोहलाइन सर्कुलेशंस जो हैं ये वीक होंगी या नहीं होंगी फ्यूचर में। बट अगर थर्मोलाइन सर्कुलेशन वीक होती हैं तो इसकी वजह से वेस्टर्न यूरोप जो है वो कूल हो सकता है, ठीक है। इसकी वजह से ये वैसे एक बात बताई हुई है, इसके वीक होने की वजह से ये हो सकता है। बट कुछ मॉडल्स फिर भी प्रिडिक्ट करते हैं कि वेस्टर्न यूरोप जो है वो स्टिल वार्म रह सकता है, अगर ये वीक हो भी जाती हैं तब भी ये वार्म है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है आईपीसीसी असेसमेंट। आईपीसीसी की एब्रीवेशन क्या है, इंटर पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसकी असेसमेंट की थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट के में जो है वो डिफरेंट सिनेरियोज देखे गए कि किस तरह से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो एटमॉस्फेयर में किस तरह से ये इमिट हो सकती है, कितनी ज़्यादा इमिट हो सकती है। तो इसके हिसाब से जो प्रोडिक्शन हुई वो क्या थी कि ग्लोबल मीन वार्मिंग जो है कितनी हो सकती है, इसकी रेंज 1.4 डिग्री सेल्सियस टू 5.8 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 1992 2100, ठीक है। ये जो है ये वो सन बताए हुए, ईयर्स बताए हुए हैं, तो इतनी जो है ये हो सकती है, ठीक है। और ये जो रेंज है ये क्लाइमेट मॉडल अनसर्टिनिटीज और डिफरेंसेस इन इमिशन सिनेरियो, इन दोनों चीजों के ऊपर ये डिपेंड करती है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है, ये सारी थी प्रिडिक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट डेवलपमेंट्स आर लाइकली इन द फ्यूचर, के फ्यूचर में कौन कौन सी डेवलपमेंट्स जो हैं वो क्लाइमेट मॉडल्स के अंदर हो सकती हैं। तो इसके जो है वो लिखा तो आपकी बुक में काफ़ी सारा हुआ है, वो आप अब खुद से लिख सकते हैं। मैं इसमें हर पॉइंट ये 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मेन ये 4 पॉइंट्स बताए गए हैं, इनकी मैं हर पॉइंट का मतलब बता देती हूँ ताकि अगर आप इसको मज़ीद लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। क्लाइमेट मॉडल्स विल बी इम्प्रूव टू इंक्लूड केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। इस बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपने पहले देखा हो कि हमने क्या कहा था कि इसके अंदर केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस नहीं होते हैं क्लाइमेट मॉडल्स के अंदर। बट क्या है कि फ्यूचर में इनको जो है वो इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। और इसको ये इसके ना होने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि फिर जो है वो क्लाइमेट मॉडल्स ये नहीं बता सकते कि जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है या प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका क्या इफेक्ट होता है। तो अगर ये इंक्लूड कर दें तो इससे हमें वो चीज़ भी पता चल जाएगी। सेकंड आ जाता है क्लाइमेट मॉडल्स विल बी कपल्ड विद मॉडल्स ऑफ अदर सिस्टम्स सच एज द वाटर साइकिल एंड द क्रायोस्फीयर। इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से हमें ये पता चल सकेगा कि इन सिस्टम्स के साथ जो है वो क्या इनकी वजह से अफेक्ट पड़ सकता है एटमॉस्फेयर के ऊपर, ठीक है। और इनका जो एटमॉस्फेयर से क्या इंटरेक्शन वगैरह है इसके बारे में हम मज़ीद जान सकेंगे।
फिर आ जाता है क्लाइमेट मॉडल्स विल बी यूज टू डेवलप मोर इफेक्टिव मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? हम कह सकते हैं कि ये वो स्ट्रेटजीज हैं, ये वो स्टेप्स हैं, अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल किसी इशू से बचने के लिए जो हम लेते हैं, ठीक है, एहतियाती तदाबीर भी आप इसको कह सकते हैं। तो तो क्लाइमेट मॉडल्स जो हैं वो बेहतर तौर पर डिवेलप किए जाएंगे ताकि मजीद अच्छी जो मिटिगेशन और अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज हैं वो बनाई जा सकें। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि क्लाइमेट मॉडल्स के थ्रू हम ये देखें कि ज़्यादा जो सेंसिटिव इलाके हैं, ज़्यादा जो वल्नरेबल इलाके हैं क्लाइमेट चेंज से, वो कौन से हैं, ठीक है। और अगर क्लाइमेट मॉडल से हमें पता चल जाता है तो उससे फिर हमें फ़ायदा ये होगा कि वो पार्ट ऑफ अर्थ है, वो जो इलाका है वहाँ पर जो है वहाँ पर जो है वो स्ट्रेटजीज की जा सकें ताकि वो उसको प्रोटेक्ट किया जा सके क्लाइमेट चेंज से, ठीक है। और लास्ट आ जाता है क्लाइमेट मॉडल्स विल बी यूज टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट क्लाइमेट। जैसे हमने जब पास्ट और प्रेजेंट क्लाइमेट वाला टॉपिक पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि प्रेजेंट क्लाइमेट को सिमुलेट करते हुए भी मॉडल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और पास्ट को करते हुए भी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके जो है वो बेहतर किया जा सकता है क्लाइमेट मॉडल्स को, ताकि हम पास्ट क्लाइमेट को भी और प्रेजेंट क्लाइमेट को भी बेहतर तौर पर स्टडी कर सकें। तो ये था आपका सारा जो है आज का टॉपिक। इसमें अगर आपको कोई भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी इशू है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर आपको वीडियो की अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपको इसके अच्छे से समझ आई है तो। थैंक यू।